चुनाव डिजिटल हो जा रहा है। सपा के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कह दिया है कि हम डिजिटल चुनाव में बीजेपी से पिछड़ जाएँगे, चुनाव आयोग मदद करे। इस नहीं है, उस हिंदुत्व का कार्ड कैसे होगा? काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, तो भाजपा का जो सबसे रिच पॉइंट है, उसका कार्ड तो कठिन है। आज हम मऊ में जहाँ बैठे हैं, यहाँ पे डिजिटल काम करना, नेटवर्क तमाम गाँव में दिक्कत होती है रहे थे, तो उनकी तो तैयारियाँ बहुत पहले से चल रही थी, तो आप लोग कितना तैयारी कर रहे हैं? कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने विज्ञापन का स्वरूप लाया, इस कदर लाया कि यूपी में राम राज आ गया। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, जिसके चलते यह सर्दी का मौसम अब गर्माहट में तब्दील हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां अब अपने अपने तरीके से मतदाताओं को रुझाने का प्रयास करेंगी, लेकिन चुनाव आयोग ने रैली पर, तमाम नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दिया है। ऐसे में नेताजी लोग अब कैसे चुनावी सभाएं करेंगे, लोगों को कैसे आकर्षित करेंगे, नेताजी से जानेंगे। मेरे साथ हैं इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता जी। जिम्मेदारी तो अब आप लोगों की ज़्यादा बढ़ गई एज ए प्रवक्ता। मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बचपन से जहाँ जिस क्षेत्र में जिस जगह पर रहा हूँ करता आया हूँ। जो जिम्मेदारियाँ पहले थी वही जिम्मेदारियाँ आज भी है। पहले भी हम इस सरकार को एक्सपोज करने का काम करते थे। अब चुनाव आ गया सर पे, और जनता ने भी मन बना लिया है कि सरकार को वापस भेजना है, क्योंकि सरकार ने 5 साल तक सिर्फ दर्द देने का काम किया है। ये वो सरकार है जो ये बोलती है कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, लाश किसी की नहीं सड़ी, दवा के अभाव में किसी से नहीं मरा, कोई नहीं मरा। हमें लग रहा है अब जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को लग रहा है इनकी आत्मा ही मर गई थी, इसलिए इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नौजवानों से रोजगार के नाम पर वोट मांगे, सत्ता में आए और जब रोजगार की बात याद दिलाने गए तो नौजवानों के ऊपर लाठी चली। परीक्षा के नाम पर पैसे वसूल हो गए, पेपर लीक करा दिया गया। उत्तर प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़ों में महिलाओं के प्रति सबसे ज़्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है। अपराध में नंबर 1। नीति आयोग के आंकड़े आए जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा में सबसे फिसड्डी, सबसे गरीब राज्य। कहाँ से कहाँ बाबा ने उत्तर प्रदेश को धकेल दिया। अब जनता ने मन बनाया है कि लखनऊ के मुख्यमंत्री की कुर्सी से धकेल कर उनको वापस मठ में भेजा जाए। हम शुरू किए थे प्रचार प्रसार का, क्योंकि अब पूरा चुनाव डिजिटल हो जा रहा है। सपा के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कह दिया है कि हम डिजिटल चुनाव में बीजेपी से पिछड़ जाएंगे, चुनाव आयोग मदद करे। इसको कैसे देख रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये नहीं कहा है कि समाजवादी पार्टी बिछड़ जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर उत्तर प्रदेश में डिजिटल को बढ़ाने का, डिजिटल का प्रदेश बनाने का काम किया जाए, तो ये कॉन्सेप्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। जिस समय ये लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, सवाल उठा रहे थे, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 20 लाख बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया। आज वही लैपटॉप घर घर, आंगन आंगन काम आएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात की है। सारी पार्टी, छोटी छोटी पार्टियां, बीजेपी के इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे तो कोई नहीं लड़ सकता। समाजवादी पार्टी का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लड़ लेंगे, लेकिन उन तमाम छोटी पार्टियों के पास, जिसके पास संसाधन नहीं है, क्या ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में सबको बराबर प्लेटफॉर्म मिले, सबको अपनी बात कहने का मौका मिले? तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही है कि चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे रीजनल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, सबको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि सारे पार्टियों को अपनी बात कहने का समान समय दिया जाए। तो क्या लग रहा है कि हो पाएगा? निर्वाचन आयोग ने जो प्रक्रिया अपना रहा है, अभी तो केवल 15 तारीख तक बंद है, आगे कोरोना की स्थिति के अनुसार होगा, तो कितना चैलेंज होगा? आज हम मऊ में जहाँ बैठे हैं, यहाँ पे डिजिटल काम करना, नेटवर्क तमाम गाँव में दिक्कत होती है, कैसे होगा? प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि गांव गांव तक उन्होंने इंडिया को डिजिटल कर दिया है। आप स्वयं पत्रकार हैं, आपका काम डिजिटल से हमेशा नेटवर्क से जुड़ा रहता है, आप अपना अनुभव बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर चुनाव आयोग को ज़मीनी हकीकत का पता करके यथोचित उपाय करना चाहिए, जिससे किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचाने में कोई परेशानी ना हो। उसके आगे मतदाता जिसका फैसला करेंगे, जिसको जिताएंगे, वो सरकार बनाएगा। लेकिन बराबर का समय और बराबर का हक तो मिलना चाहिए सबको। बात करें जिसे यूँ कहें तो भारतीय जनता पार्टी डिजिटल में अपने जो आईटी सेल है काफ़ी एक्टिव कर दिया है। वहीं बात करें तो जो उनके कार्यकर्ता हैं, हर गाँव-गाँव एक टीम बना करके क्या 1 वर्ष पहले से काम कर रहे थे, तो उनकी तो तैयारियाँ बहुत पहले से चल रही थी। तो आप लोग कितना तैयारी कर रहे हैं इस वक़्त? हमारे समाजवादी पार्टी की भी डिजिटल मीडिया सेल है। हमारे बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ताओं के पास हमारे नंबर है। हमारा भी काम चल रहा है। चिंता सिर्फ मेरी और सिर्फ समाजवादी पार्टी और भाजपा से लोकतंत्र नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कि चुनाव में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। हमने बड़े परिप्रेक्ष्य में, बड़े दिल से
ये बात चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है वो सकारात्मक कामों के लिए नहीं जाना जाता है। वो लोग नफरत, फेक न्यूज़, झूठा प्रोपेगेंडा, नफरत फैलाना, इस तरह के कामों के लिए उनकी पहचान है। लेकिन वो सक्रिय तो है अपने काम में, कहीं ना कहीं सकारात्मक दिशा में चले जाते हैं जो उनकी सोच है, उसका काट कैसे कर पाएंगे अब आप लोग? सकारात्मक दिशा बहुत बड़ा शब्द है। उनकी सोच उनके लिए, उनकी काट के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। हम चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि आप अगर मास कांटेक्ट से नहीं कर सकते पार्टियां तो आप, कोई बड़ी बात नहीं, एक ऑर्डर पास करना है रीजनल और नेशनल मीडिया को, जिसमें को सारे रजिस्टर्ड पार्टियां या जो पार्टियां कॉन्टेस्ट कर रही है सबको बराबर का मौका मिल जाए, चाहे अखबारों में सबको बराबर मिले। सबको पता है मीडिया भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है, सबको पता है। तो अब लोकतंत्र का जब चुनाव हो रहा है और लोकतंत्र का चुनाव कराने वाली जो पार्टी है, संस्था है, उसकी तो जिम्मेदारी कुछ बनती है ना। हम बस उन संवैधानिक की जिम्मेदारियों को याद दिला रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि ऐसा कोई रूपरेखा तैयार करें कि किसी को कोई शिकायत न रहे। हम बात करें अभी आचार संहिता के कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने विज्ञापन का स्वरूप लाया, इस कदर लाया कि यूपी में राम राज आ गया है। उन्होंने जो रोजगार के आंकड़े दिए कि सपा की सरकार में 18% बेरोजगारी थी, इस समय 5% आ गई है और तमाम चारों तरफ भर्तियां शुरू हो गई थी। लास्ट अभी कुछ दिन पहले विज्ञापन निकल रहे थे, उस पर क्या कहें? ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। जब योगी जी और जब ये सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी ही नहीं है, तो तमाम बेरोजगार नौजवानों के जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। ऊपर तमाम बूढ़े माँ बाप के आंखों में और आंसू डालने का काम करते हैं। जिनको लगता है कि उनका बेटा बेरोजगार है, उसको रोजगार की ज़रूरत है, अगर उसको आप कह दीजिए, ये वैसे ही हो गया जब डॉक्टर कह दे कि तुम गंभीर रूप से बीमार मरीज को कह दे कि तुम्हारे तो कोई बीमारी ही नहीं है, तो इलाज कहाँ से होगा। तो उत्तर प्रदेश के लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं। सबका जो उनके झूठे वादे हैं उसको हम सच्चाई में परिवर्तित करके नौजवानों को रोजगार देकर, कानून व्यवस्था लागू करके, सर्वांगीण विकास करके 60 दिन के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उस सरकार में सारे काम होंगे। लेकिन वो चुनावी दौर में कई फैसले लिए उन्होंने। आपने कहा टैब लैपटॉप, उन्होंने टैब बांट दिया अंतिम दर में, आंगनबाड़ियों का वेतन वृद्धि कर दिया, यहाँ तक कि बिजली बिल को आधा करने का भी घोषणा कर दिया और शायद लागू भी कर दिया। तो कैसे लड़ेंगे तब आप लोग? बिजली बिल का जिसको आधा करने की घोषणा किया है, समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट तक पूरा बिजली माफ करने की बात कही है और पूरा सिंचाई का बिजली माफ है। तो अब लोग सोचे, गरीब सोचे कि आधा चाहिए या पूरा माफी चाहिए, पहली बात। और जो डिजिटल मीटर के नाम पर अरबों रुपया इन लोगों ने लूटा है गरीबों से, उसका हिसाब कौन देगा? उसका भी तो कुछ हिसाब बनता है ना। अब इनके किसी भरमाने में उत्तर प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। जो 5 साल तक दुख, दर्द, पीड़ा, जल्मों और सितम सहे हैं, उसका हिसाब किताब करने का बारी है। लोगों को याद आ रहा है, आप जाइए ना गांव, आप तो गांव में जाते हैं, मैंने आपका वो कार्यक्रम भी देखा है। गांव में जाते हैं, पूछिए कि गैस का रेट 5 साल पहले क्या था, अभी क्या है। सुबह बाप और बेटे में पेट्रोल, बाइक के पेट्रोल के लिए झगड़ा होता है, शाम को घर में सब्जी नहीं पहुँचती है तो और पत्नी से झगड़ा होता है। ये कौन ऐसी ज़िंदगी चाहता है? लेकिन सब कुछ गांव में हम जाते हैं तो ये भी है कि जो उनका हिंदुत्व है उसका काट तो किसी पार्टी के पास नहीं है। उस हिंदुत्व का काट कैसे होगा? काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, तो भाजपा का जो सबसे रिच पॉइंट है उसका काट तो कठिन है। लोग समझ गए हैं ना, जिनके घरों के चूल्हे नहीं जल रहे, जिन लोगों ने अपने, जिन हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में लाशों को कुत्ते नोचते हैं? हिंदू धर्म में लाशें सड़ती है। हिंदू धर्म में लाशों को ढकने के लिए कवर लगा दिया जाता है। वो जो मरे वो हिंदू नहीं थे। तो जिनके घरों के लोग मरे हैं, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई इसमें से ऐसा नहीं हुआ जिसका कोई स्वजन, चाहे परिवार के, चाहे रिश्तेदार, चाहे दोस्त मित्र, जान पहचान के कोई खोया नहीं है। तो उनसे पूछिए हिंदुत्व का मतलब। और चलिए मान लेंगे हम, हो गया। लास्ट में अभी चुनावी जनसभा हुई थी भाजपा की, उसमें पूर्व सांसद जी ने कह दिया कि मऊ से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मऊ के लिए तो शुभ संकेत हो गए। मेरी शुभकामनाएं जिस व्यक्ति विशेष के बारे में उन्होंने कहा है। लेकिन मुझे ये भी याद आता है कि जब पिछला चुनाव हो रहा था तो हर 3 किलोमीटर पर उन्होंने एक मुख्यमंत्री की घोषणा कर दिया था और जिनका नाम पर चुनाव लड़ा था उनको स्टूल पर बैठा दिया, नेम प्लेट नोच लिया। बस यही शुभकामना करूंगा कि जिस व्यक्ति विशेष के लिए घोषणा किया गया उनके साथ वो दुर्व्यवहार न हो जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। हाँ, लेकिन तो ये तो हो गया ना कि अब मऊ की राजनीति राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। मुझे बहुत खुशी है।
मैं बहुत खुशी है, सकारात्मक काम है। राष्ट्रीय चर्चा में तो मेरे ऊपर इनकम टैक्स के छापे से आया। मऊ में आईटी छापेमारी हो गई, मऊ से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ये तो अच्छे शुभ संकेत मान रहे हैं। जो हो गई वो सच्चाई है, हाँ। जिसकी बात की जा रहा है वो धोखा है। तो चलिए हम यहीं क्लोज करते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अपना ये पूर्वांचल का सबसे छोटा जनपद मऊ अब राष्ट्रीय राजनीति में चर्चे का विषय बन रहा है। तो जाहिर सी बात है, सरकार किसी की बने, मऊ का विकास तो होना अब लगभग तय है।